वैक्सीनेशन पर बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन जल्द दी जाएगी। मार्च तक शुरू हो सकता है वैक्सीनेशन अभियान। 15 से 18 तक के बच्चों को टीके लग रहे हैं। एक्सपर्ट पैनल ले सकता है फैसला। तो अब ये एक बड़ी खबर वैक्सीनेशन को लेकर, 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन जल्द दी जा सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि मार्च तक शुरू हो सकता है वैक्सीनेशन। वहीं अभी तक अगर हम बात करें तो 15 से 18 साल तक के बच्चों को टीके लग रहे हैं। बता दें आपको, एक्सपर्ट पैनल ले सकता है फैसला। ये बड़ा फैसला वैक्सीनेशन को लेकर। लगातार जो कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, वहीं पर वैक्सीनेशन भी लगातार देखी जा रही है। वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है और अभी तक जो वैक्सीनेशन लग रहे थे बच्चों को, उनकी उम्र 15 से 18 साल की थी और अब ये बताया जा रहा है कि 12 से 15 साल तक के बच्चों को वैक्सीन जल्द लग सकती है। मार्च से शुरू हो सकता है वैक्सीनेशन। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे में आए 2,58,089 नए केस। 24 घंटे में 385 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 24 घंटे में 1,51,740 लोग ठीक हुए हैं। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 8,209 केस सामने आ चुके हैं। लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बेकाबू रफ्तार देखी जा रही है देश में कोरोना की। वहीं 24 घंटे में आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 2,58,089 नए केस सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 385 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में अगर बात करें ठीक हुए मरीजों की तो वो उसका आंकड़ा 1,51,740 पहुंच चुका है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के मरीजों की अगर बात की जाए तो वो 8,209 केस सामने आ चुके हैं। भरतपुर जिले में लगातार कोरोना केसों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। बयाना विधायक अमर सिंह जाटव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह ना तो खुद मास्क लगाए हुए हैं और सैकड़ों गृह विभाग की ओर से भेजी जाएगी अनुशंसा। कल प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया था। सीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया कि अब अलवर कांड की जांच सीबीआई करेगी। कल प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है, जिस दौरान यह फैसला लिया गया। गृह विभाग की ओर से अनुशंसा भेजी जाएगी केंद्र सरकार को। तो वहीं बता दें आपको कि अब अलवर कांड को लेकर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि सीबीआई जांच की जाएगी इस पूरे कांड की। केंद्र को भेजी जाएगी अनुशंसा। गृह विभाग की ओर से यह अनुशंसा भेजी जाएगी। कल प्रदेश सरकार ने फैसला लिया था। बता दें, सीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिस दौरान यह फैसला लिया गया कि इस पूरे कांड को अब सीबीआई के हाथों में सौंपा जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, लगातार जो अलवर कांड है उसमें सियासत भी देखी जा रही है और अब कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जो प्रदेश सरकार है, जो राज्य सरकार है, वो अब केंद्र सरकार से को अनुशंसा भेजेगी और ये कहा जाएगा कि सीबीआई जांच की जाए। क्या कुछ पूरे मामले का अपडेट है? अब बिल्कुल देखिए, राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि मामले को अब सीबीआई को दिया जाएगा और कल उच्च स्तरीय जो समिति हुई थी सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में, उसमें ये निर्णय लिया गया था। अब क्योंकि विधिवत तौर से गृह विभाग की ओर से अनुशंसा भेजी जाएगी, तो ये संभावना जताई जा रही है कि आज गृह विभाग द्वारा अनुशंसा इस मामले में भेजी जा सकती है। सूत्रों से हमारी बात हुई है, गृह विभाग के जो आधिकारिक सूत्र हैं, उनके हवाले से जानकारी है कि आज जो है अनुशंसा भेजी जा सकती है केंद्र सरकार को। उसके बाद जो है सीबीआई इस मामले को अपने हाथ में लेगी और उसके बाद जो है सीबीआई की ओर से तफ्तीश शुरू होगी। तो लगातार जो मांग की जा रही थी विपक्ष की ओर से, दूसरे दलों की ओर से, कि इस मामले की जांच सीबीआई के माध्यम से करवाई जानी चाहिए, तो राज्य सरकार ये निर्णय ले चुकी है। कल ही ये निर्णय किया जा चुका है कि सीबीआई को सौंपा जाएगा मामला। और जैसा हमने देखा कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे और पुलिस 6 दिन इस मामले को हो चुके हैं। पुलिस के हाथ अभी तक कोई ठोस जो है वो
सुराग नहीं लग पाए थे मामले को लेकर। इसके साथ ही विपक्ष द्वारा जो मांग की जा रही थी, इससे लेकर राज्य सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है। तो उम्मीद अब यही जताई जा रही है कि जब ये मामला सीबीआई के हाथों में जाएगा तो जो भी चीजें हैं वो साफ हो पाएगी और पूरी तरीके से तफ्तीश जो है वो इसकी हो पाएगी। खासतौर से मामला ये कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ या नहीं हुआ, इसे लेकर जो है वो सवाल उठाए जा रहे थे। पुलिस की ओर से बार बार जो है वो अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं, तो इसे लेकर जो है वो सवाल उठाए जा रहे थे। तो अब जब सीबीआई जांच करेगी तो ये भी स्पष्ट हो पाएगा कि क्या वास्तव में पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ या नहीं हुआ। तो अब जो है वो सीबीआई को आज तो संभावना मतलब है कि दिनेश, आज ये साफ है कि अभी तक जो कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई है उसमें कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है, कुछ साफ तौर पर निकल कर सामने नहीं आ सका है। अब बिल्कुल देखिए, अभी तक की स्थिति तो यही है कि अभी चीजें स्पष्ट नहीं है। पहले जो है वो कहा गया है कि दुष्कर्म जो है वो पीड़िता के साथ हुआ, इस तरह की संभावना जताई गई। बाद में एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अलवर एसपी ने, और वहां पर ये कहा गया है कि दुष्कर्म जो है वो पीड़िता के साथ नहीं हुआ, इस तरह के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और बाद में फिर जो है वो इस तरह का बयान आया कि पूरी तरीके से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दुष्कर्म हुआ या नहीं हुआ। तो चीजें अभी तक स्पष्ट नहीं है और यही वजह एक बड़ी वजह यह भी रही कि इस मामले को सीबीआई को सौंपा जा रहा है। जी दिनेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो देखा जा रहा है साफ तौर पर कि अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है, जिसके कारण ये अब देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार अनुशंसा भेजेगी, जिसके बाद ये सामने हो पाएगा कि ये सीबीआई के हाथ में पूरा मामला जाएगा और फिर सारी चीजें साफ हो सकेगी। तो बड़ी खबर, अलवर कांड पर बीजेपी का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। सभी उपखंड मुख्यालयों पर प्रदर्शन देखा जा रहा है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। मामले में राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंप दिया गया है। तो लगातार देखा जा रहा है सियासी घमासान देखने को भी मिल रहा है अलवर कांड पर, जहां एक तरफ बीजेपी का हल्ला बोल भी अब सामने देखने को मिल रहा है। सभी उपखंड मुख्यालयों पर बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। मामले में राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंप दिया गया है। तो जोधपुर से बड़ी खबर, जोधपुर में बड़ा हादसा टला। निर्माणाधीन बिल्डिंग की बालकनी गिरी। त्रिपोलिया बाजार की घटना बताई जा रही है। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं जोधपुर से, जहां पर बड़ा हादसा टल गया है। बता दें आपको, निर्माणाधीन बिल्डिंग थी जिसकी बालकनी गिरी गई है। त्रिपोलिया बाजार की ये पूरी घटना बताया जा रहा है, जहां पर हादसा हुआ, लेकिन हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। एक बड़ा हादसा टल गया। तो ये तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं उस बिल्डिंग की जहां की बालकनी गिरी है। ये बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन इस बिल्डिंग की बालकनी के गिरने से कोई भी हताहत नहीं हुआ है। ये तस्वीरें आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जोधपुर की, जहां पर बिल्डिंग की बालकनी गिरी। हालांकि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ, एक बड़ा हादसा टल गया। तो जालौर से बड़ी खबर, जालौर में दलित महिला का मर्डर सामने आया है। लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर मर्डर कर दिया गया। नशे में धुत युवकों ने महिला की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पिकअप से बुजुर्ग महिला को कुचल दिया गया। तो दलित महिला की मौत हो गई, उसका मर्डर कर दिया गया। लड़की से छेड़छाड़ कुछ बदमाश कर रहे थे, जिसके बाद उसका विरोध करने पर महिला का मर्डर कर दिया गया। अलवर फिर हुआ शर्मसार। महिला से रेप की कोशिश की गई है। मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही है पीड़िता। आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ा, जिसके बाद पंचायत कर आरोपी को छोड़ दिया गया। थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लगातार एक बार फिर अलवर शर्मसार हो गया है। एक बार फिर महिला से रेप करने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है ऐसा कि मानसिक रूप से कमजोर है पीड़िता, जिसके साथ रेप करने की कोशिश की गई। वहीं ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ा, पंचायत की गई और उसके बाद आरोपी को छोड़ा गया। लेकिन थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा में ट्रेन की चपेट में आने से एक छात्र और छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है।
पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये आत्महत्या है या हादसा है। मृतक अजय मीणा और अर्चना मीणा सवाई माधोपुर के करमोदा गांव के बताए जा रहे हैं। तो चूरू जिले की सरदार शहर तहसील में मेगा हाईवे स्थित राणासर के पास हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। श्री बालाजी फर्नीचर में रात करीब 1 बजे शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी थी और आग से फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए की लकड़ी के फर्नीचर जलकर राख हो गए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखा जा सकता है कि आग कितनी भीषण लगी हुई है। इस हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी। ये हादसा करीब रात के 1 बजे का बताया जा रहा है। इस फैक्ट्री में कई लकड़ी के फर्नीचर रखे हुए थे जो कि हादसे में जलकर राख हो गए। लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। हादसे में तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरीके से ये आग लगी, कितनी भीषण आग लगी है। आग की लपटों से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना भयानक था। हालांकि इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई, गनीमत यही रही। वहीं इस हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में जो भीषण आग लगी, इस दौरान लाखों का सामान का राख हो गया, जिसके बाद लाखों सामान का नुकसान हुआ। और वहीं पर बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये भीषण आग लगी है। चूरू से इस वक्त की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये भीषण आग लगी थी। रात के 1 बजे की ये घटना पूरी बताई जा रही है। इस हादसे में लकड़ी के रखे हुए फर्नीचर जलकर राख हो गए। लाखों रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। बीकानेर की आईजीएनपी सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना खाजूवाला उपखंड कार्यालय के बाहर लगातार आज 10वें दिन भी जारी है। किसानों की मांग है कि आगामी फरवरी और मार्च महीने में सिंचाई पानी का रेगुलेशन तय किया जाए। 18 जनवरी को खाजूवाला में किसान भारी संख्या में इकट्ठा होंगे और महापड़ाव के साथ चक्का जाम करेंगे। हालांकि रविवार को धरना स्थल से किसानों के एक शिष्टमंडल को प्रशासन ने बुलाकर वार्ता भी की है, लेकिन किसानों ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि जब तक सिंचाई पानी मिलने की घोषणा नहीं की जाएगी तब तक धरना नहीं हटाएंगे। ये 7 जनवरी से धरना सिंचाई पानी को लेकर चल रहा है। हमने आज दिन तक गांधीवादी तरीके से ये धरना रखा है। ये धरना कोई हमारी तरफ से नहीं है, हमारे क्षेत्र के किसानों के द्वारा हमें अगवा किया गया है कि आप धरने पे बैठिए और ये पानी की समस्या का समाधान कीजिए। मैं सबसे पहले तो ये सवाल करना चाहता हूँ कि आज ये ज़रूरत कैसे पड़ी पानी मांगने की। पानी जब डैम में है, पौंग डैम में पानी है जिसमें हमारा जो हिस्सा है वो मांग के इस तरह से हमें को रात में ठिठुरना पड़े। हमारा 7 तारीख से हम किसान लगातार धरना लगाए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इतनी ठंड के बावजूद हम यहाँ पे बैठे हैं। रात हो चाहे दिन हो, हमारा जो सिस्टम है, जो किसान अपना जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है, न कि किसी राजनीतिक या कोई सिस्टम से कोई ऐसे नहीं कर रहा है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार किसानों की ये आंदोलन देखा जा रहा है। किसानों की मांग है कि आगामी फरवरी और मार्च तक महीने में सिंचाई का पानी का रेगुलेशन तय किया जाए। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी बिल्कुल, पिछले 10 दिनों से जो ये किसान है वो भारी सर्दी के बीच जो एसडीएम कार्यालय है खाजूवाला का, वहाँ लगातार डटे हुए हैं और किसानों की एक ही मांग है कि इन्हें जो मार्च में 3 पानी जो देने की बात है इसके लिए रेगुलेशन फिक्स किया जाए। हालांकि पहले भी 12 तारीख को किसानों ने जो है वो उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया था और अधिकारियों के साथ इनकी वार्ता भी हुई थी, लेकिन क्योंकि रेगुलेशन का काम जो है वो सरकार के स्तर पर
होता है, इसलिए जो सिंचाई विभाग के अधिकारी है उन्होंने रेगुलेशन बदलने में साफ मना कर दिया, जिससे नाराज हुए किसानों ने जो है वो लगातार जो है अनिश्चितकालीन धरने को जो है वो 10वें दिन भी जारी रखा है और कल जो है वो पूरी तरह से जो खाजूवाला में महापड़ाव में चक्का जाम किया जाएगा और प्रशासन को पूरी तरीके से ठप करने के लिए किसानों ने तैयारियां शुरू कर दी है और किसान गांव-गांव में जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इस महापड़ाव में एकत्रित हों और कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाया जाए ताकि सरकार जो है वो इनको पानी दे। हालांकि जो अधिकारी हैं वो भी मान रहे हैं कि जो ये पानी अगर नहीं मिलता है तो ऐसे में इनकी सरसों की फसलें या दूसरी जो भी फसलें हैं उनको काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन सरकार जानकारी साझा करने के लिए विक्रम आपका धन्यवाद। तो लगातार जो किसान हैं उनका धरना देखने को मिल रहा है, उनका हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। पानी की मांग को लेकर 10वें दिन भी ये धरना लगातार जारी है। तो फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। इस न्यूज 1 साल पूरे होने पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर में इंजीनियर्स का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। डिस्कॉम के इंजीनियर्स ने मोर्चा खोला है, प्रमोशन की समस्या को लेकर लामबंद है। मंत्री खाचरियावास के घर पहुंचे हैं एईएन। तो जयपुर में इंजीनियर्स का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। डिस्कॉम के इंजीनियर्स ने मोर्चा खोला है, प्रमोशन की समस्या बताई जा रही है जिसको लेकर लामबंद है। मंत्री खाचरियावास के घर पहुंचे हैं एईएन। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको न्यूज़ 18 दिखा रहा है, जहां पर इंजीनियर्स का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। इंजीनियर्स ने मोर्चा खोल दिया है और मंत्री खाचरियावास के घर पहुंचे हैं एईएन। तो प्रमोशन की समस्या को लेकर लामबंद है। मंत्री खाचरियावास के घर पहुंचे हैं एईएन। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जयपुर से इस वक्त जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? क्या कुछ वहां का माहौल बताया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बिजली विभाग की रीढ़ माना जाता है सहायक अभियंता, चाहे फील्ड का मामला हो या कोई भी फॉल्ट रिपेयरिंग की बात हो, तमाम जो जिम्मेदारी होती है वो सहायक अभियंता के ऊपर होती है। लेकिन ये बिजली विभाग के सहायक अभियंता हैं जो लगभग पिछले 30 साल से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि इनसे जो कनिष्ठ फील्ड मैनेजर थे उनको सहायक अभियंता से प्रमोट करके अब एक्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी जो रेगुलर तरीके से भर्ती हुए थे उनको 30 साल से प्रमोशन नहीं मिल रहा है। वो लगातार अपने प्रमोशन की मांग को लेकर सरकार से गुहार लगाते रहे हैं और बिजली प्रशासन से उन्होंने लगातार इस मामले में वार्ता की है। लेकिन जो बिजली प्रशासन की जो लापरवाही है, अनदेखी है, उससे ये 30 साल से प्रमोशन के लिए यहाँ पर भटक रहे हैं। इस वक्त ये पूरे प्रदेश भर से जो सहायक अभियंता हैं वो यहाँ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के पास पहुंचे हैं कि उनको न्याय मिले। लेकिन जब ये अब इस मामले को लेकर हमारे साथ यहाँ एसोसिएशन के अध्यक्ष और सेक्रेटरी भी है, आप बताइए किस तरह का ये मामला है और क्या आपकी मांगे हैं? इसमें ऐसा है सर कि जो फीडर मैनेजर 6-7 में लिया है उनको ये एन की एन की सीनियरिटी लीड में डाल दे 10-11-12 में। उससे जो पूर्व के सेवारत असिस्टेंट इंजीनियर है उनको पदोन्नति में काफ़ी व्यवधान आएगा। बिल्कुल व्यवधान आया है। आप बताइए, जो आपके फीडर मैनेजर थे उनको प्रमोट किया जा रहा है, आपके प्रमोशन कब से रुके हुए हैं और किस तरह के प्रयास आपने किए? जैसा कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ, ये हमारे इंजीनियर्स आज आप जो है देख रहे हैं माननीय मंत्री जी के निवास पर, ये अभियंताओं के विभिन्न संगठनों से आए हुए हैं। केवल एक संगठन नहीं है, हमारा एवार्ड संगठन है, हमारा जो पावर इंजीनियर एसोसिएशन। आपकी समस्या बताइए, किस तरह की समस्या है, क्या समस्या है जो यहाँ पर आए सभी संगठन? आप जी, हमारी समस्या ये है कि 2007 में फीडर मैनेजर के नाम से विद्युत प्रबंधन ने पिछली सरकार में एक बैकडोर एंट्री की थी जिसका हमने उस समय भी विरोध किया था। और उस समय हमारे प्रशासन का ये कहना था कि ये फीडर मैनेजर हैं और ये अलग रहेंगे, आपके प्रमोशंस को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करेंगे।
लेकिन इस प्रशासन ने पिछली तारीख से अब एक तरह से 2017 में ये फैसला ले लिया कि इनको 2010 और 11 में एएन बनाया जाएगा, जिसका अर्थ ये निकलेगा कि ये सीधे एक्शन बन जाएंगे आज की तारीख में और हमारे ऊपर आ जाएंगे। आपके यहाँ कब से लोग इंतजार कर रहे हैं एक्शन बनने के लिए? कितने लोग हैं और वो कितने लोग हैं? कितनी पोस्ट प्रभावित होंगी? हमारे लगभग 250 लोग हैं और इसमें प्रभाव की बात करें तो केवल एएन ही प्रभावित नहीं, 200-250 तो एएन हैं जो सीधे प्रभावित हो रहे हैं और उस संख्या को देखें तो उसका जेएन तक पर जो असर आएगा उसमें ये संख्या 300-400 और जुड़ जाएगी, तो 500 लोगों से ऊपर लोग प्रभावित होते हैं। और यदि इस विलय को सही तरीके से किया जाता, जी इनको अगर 2010-11 जी राकेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो लगातार देखा जा रहा है कि इंजीनियर्स का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है और प्रमोशन को लेकर ये हल्ला बोल देखने को मिल रहा है, जिसके कारण वो मंत्री के पास पहुंचे हैं, खाचरियावास के घर पर पहुंचे हुए हैं जहां पर लामबंद है वो, और ये गुहार लगाई जा रही है कि आखिरकार उनका प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है और उनका प्रमोशन होना चाहिए। कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज का आज निधन हो गया। पद्म विभूषण से सम्मानित 83 वर्षीय बिरजू महाराज ने दिल्ली में अंतिम सांस ली। उनके निधन से संगीत प्रेमियों सहित बॉलीवुड जगत में भी शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पंडित बिरजू महाराज के निधन पर शोक जताया है। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। इनका असली नाम पंडित बृजमोहन मिश्र था। ये कथक नर्तक होने के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे। बिरजू महाराज के पिता और गुरु अच्छन महाराज, चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज भी मशहूर कथक नर्तक थे। बिरजू महाराज ने देवदास, 1.5 इश्कियां, उमराव जान और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों के लिए डांस कोरियोग्राफ किया था। इसके अलावा इन्होंने सत्यजीत राय और की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में म्यूजिक भी दिया था। बिरजू महाराज को 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही उन्हें संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी मिला था। वहीं पंडित बिरजू महाराज के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, भारतीय नृत्य कला को विश्व भर में विशिष्ट पहचान दिलाने वाले पंडित बिरजू महाराज जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनका जाना संपूर्ण कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।